Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of complex analysis December 2018. So December 2018 में complex analysis से total 8 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. Four are from part B and 4 are from part C. So in this video we are going to discuss 7 questions and one question will be discussed in next video. So let us start with the first question. This question is from part B. Consider the polynomial pz qz in the complex variable z and let IPQ equals to integration pz into qz bar dz, where gamma denotes the closed contour. Gamma t equals to exponential iota t and t is between 0 to 2 pi, then I zn equals to 0 for all positive integer mn with m doesn't equals to n. I zn equals to 2 pi iota for all positive integer n. I pq equals to 0 for all polynomial p and I pq equals to p0 q0 bar for all polynomial pq. Then अगर हम देखें gamma t equals to exponential iota t, then mode of gamma t equals to mode of exponential iota t which is equals to 1. then यहाँ radius 1 आ गई. सो रेडियस बनाने का मतलब है मोड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन जेड जेड बार इक्वल्स टू 1. यहाँ से अगर देखें देन एक्सपोनेंशियल आईटा टी दिया हुआ है, आईटा टी दिया हुआ है, देन यहाँ से आर आईटा टी के फॉर्म में अगर लें देन आर की वैल्यू यहाँ से 1 है, सो रेडियस 1 है. दैट्स वाई मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड जेड इम्प्लाइज जेड जेड बार इक्वल्स टू 1, देन जेड बार इक्वल्स टू 1 बाई जेड. सो यहाँ से जेड बार इक्वल्स टू 1 बाई जेड आ गया. So if f be an analytic function in a simply connected domain D, then integration of fz dz equals to 0 where c is closed any closed contour c closed contour inside D. मतलब अगर कोई भी फंक्शन सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है देन उसका इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड क्लोज कंटूर में डोमेन में 0 होगा. देन अगर आई जेड एन की बात करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ जेड एन का बार है. सो यहाँ से अगर जेड एन बार है देन ये कंप्लीट जेड एन बाई जेड एन बार की पावर एन ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ हमने लिया है जेड बार इक्वल्स टू 1 बाई जेड. सो यहाँ से हो जाएगा जेड बार एन पावर एन है, देन ये 1 बाई जेड रेस्ट टू द पावर एन आ जाएगा. सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन जेड रेस्ट टू द पावर एम माइनस एन आएगा. सो इफ़ एम माइनस एन ग्रेटर देन 0 आएगा देन जेड माइनस जेड एम माइनस एन पॉलिनोमियल आएगा हमारे पास. और पॉलिनोमियल हमें पता है एनालिटिक फंक्शन होता है किसी भी क्लोज कंटूर के अंदर. दैट्स वाई इसका इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 आएगा. सो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ जेड एन डी जेड इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से 0 आ गया. और अगर एम माइनस एन लेस देन 0 हो देन एम माइनस एन लेट अस अज्यूम एम माइनस एन इक्वल्स टू -1. सो ये यहाँ से इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड. सो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कोशी इंटीग्रल फार्मूला से 2 पाई आइट आएगा. दैट्स वाई यहाँ से 2 पाई आइट आ गया. बट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड वेयर m डजंट इक्वल्स टू 0. व्हेन m माइनस 1 इक्वल्स टू -1 देन m डजंट इक्वल्स टू n. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारे पास 2 पाई आइटा है. नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं zn इक्वल्स टू 2 पाई आइटा. सो zn आएगा देन zn माइनस n आ जाएगा. इस केस में z रेस टू द पावर 0 आ जाएगी. सो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. सो यहाँ से इंटीग्रेशन dz आ जाएगा. और ये हमारे पास 1 कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है. सो एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 आएगा. देन इस केस में यहाँ से वैल्यू 0 आ गई. बट ऑप्शन बी कह रहा है इक्वल्स टू 2 पाई आइट आएगा. सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी कह रहा है पी आई पी वन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉलिनोमियल. सो लेट अस टेक पी 0 पॉलिनोमियल लेते हैं और 1 कांस्टेंट है. कांस्टेंट का अगर बार लगाएंगे देन वैल्यू वही आएगी सेम. सो यहाँ से 1 ही आ जाएगी. सो पी ज़ीरो डी जेड कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू आएगी. सो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आने की वजह से ये हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा. सो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक हो गया. सो एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. सो ऑप्शन सी यही कह रहा है इक्वल्स टू 0. दैट्स सही ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. सो टेस्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल इफ वी वांट टू चेक देन वी कैन चेक. I PQ equals to P0 Q0 bar for all polynomial PQ. So P0 Q0 bar. So let us take PZ equals to Z plus 1 implies P0 equals to 1
एंड क्यू जेड इक्वल्स टू 2, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया, सो क्यू जीरो बार इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ही आएगा 2 ही रहेगा। सो यहाँ से z+1, यहाँ से पी क्यू अगर निकालेंगे देन वैल्यू आएगी 0, और यहाँ से पी क्यू बार P0 Q0 बार अगर निकालते हैं देन वैल्यू 2 आती है। दे आर नॉट सेम, दैट्स वाई ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो बचा ऑप्शन सी। सो यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लेट आर डिनोट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास ये पावर सीरीज दी है, सम ऑफ के इक्वल्स टू 1 to infinity के एक्स के, then r greater than 0 and the series is convergent on minus r to plus r. ऑप्शन बी कह रहा है कि r greater than 0 and the series convergent at x equals to minus r but doesn't converge at x equals to r. ऑप्शन सी कह रहा है r greater than 0 then the series doesn't converge outside minus r to plus r. ओपन डोमेन ओपन सेट ले लिया एंड r इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी कहते हैं। सो अगर पावर सीरीज़ की बात करें, पावर सीरीज़ के लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। पावर सीरीज़ के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम डिलम्बर्ट लॉ से निकाल डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से निकाल सकते हैं। आर ओ सी बाई डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आएगी हमारे पास r/1 बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 बाई an का मॉड्यूलस। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं, an की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से k, सॉरी ak की वैल्यू k है, दैट्स वाई ak की वैल्यू क्या आ जाएगी और ak+1 की वैल्यू k+1 आ जाएगी। सो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी k/k+1 आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू 1 आएगी। वैल्यू 1 आई देन आर ओ सी इक्वल्स टू 1 आ गई, और हमें पता है आर ओ सी पर ही सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, आउटसाइड द आर ओ सी सीरीज़ कन्वर्ज नहीं करेगी। सो आउटसाइड द सीरीज़ अगर कन्वर्ज नहीं करेगी, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आर ग्रेटर देन 0, आर इक्वल्स टू 1 आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 एंड सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑन माइनस r to plus r। तो यहाँ से r पर वैल्यू चेक करनी होगी। इनसाइड डोमेन तो कन्वर्स करती है, बट ऑन द डोमेन ऑन द आर ओ सी हमें चेक करना होगा, यानी r इक्वल्स टू 1 के लिए वो चेक करना होगा। और ऑप्शन बी आर ग्रेटर देन 0 एंड सीरीज कन्वर्स एट x इक्वल्स टू माइनस r बट डजंट कन्वर्स एट x माइनस r, ये भी हमें चेक ही करना होगा r इक्वल्स टू 1 के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है r ग्रेटर देन 0 एंड सीरीज डजंट कन्वर्स आउटसाइड माइनस r to plus r, एंड ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन डी कह रहा है r इक्वल्स टू, सो ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया। और अगर r इक्वल्स टू 1 पर चेक करें देन सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगी, k इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी k/1 सो यहाँ से सम ऑफ के आ जाएगा। सम ऑफ के आने की वजह से हमें पता है सम ऑफ के इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होने की वजह से डाइवर्जेंट होगा, सो डाइवर्जेंट ऑन r इक्वल्स टू 1। अगर r इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट है देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, बचा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, लेट गामा टी इक्वल्स टू 3 एक्सपोनेंशियल आयोटा टी where t is between 0 to 2pi be the positive oriented circle on the unit 3 centered on of radius of center of radius 3 centered at origin, then the value of gamma lambda for which integration close and contour gamma दिया है lambda by z minus 2 dz equals to gamma integration of 1 by z square minus 5z plus 4 dz। सो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखें, देन इसको कंपेयर करें आर एक्सपोनेंशियल आईटा टी से। सो आर की वैल्यू यहाँ से 3 है, सो रेडियस 3 है, और क्वेश्चन में भी गिवन है रेडियस 3 और सेंटर ओरिजिन है। सो यहाँ से अगर बात करें देन हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, इसके हमने फैक्टर कर लिए, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 4 के फैक्टर करने से z-4 एंड z-1 वैल्यू आई है, और सेंटर हमें 0 दिया और रेडियस 3 दिया है। सो यहाँ से ये हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। सो यहाँ से ये फंक्शन आया है जो हमारे पास z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 4 पे एनालाइटिंग नहीं है, यहाँ पे सिंगुलरिटी इसके पास। तो z इक्वल्स टू 1 पे अगर देखेंगे, z इक्वल्स टू 1 तो कंटूर के अंदर है, बट z इक्वल्स टू 4 आउटसाइड द कंटूर है। सो आउटसाइड द कंटूर होने की वजह से, सॉरी यहाँ पे, सो आउटसाइड द कंटूर होने की वजह से इस पे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। सो यहाँ से इस पे चेक नहीं करेंगे, और z इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे। सो z इक्वल्स टू 1 पे अगर चेक करेंगे देन बाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड टी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आईटा प्लस सम ऑफ रेजिड्यूज। तो यहाँ से सम ऑफ 2 पाई आईटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू जेड इक्वल्स टू 1 पे निकालना है। सो जेड इक्वल्स टू 1 पे रेजिड्यू आएगा -1/3, सो -1/3 आएगा। देन यहाँ से राइट हैंड साइड हमारे पास हो गई 2 पाई आईटा इंटू -1/3 एंड लेफ्ट हैंड साइड आएगी 2 पाई आईटा इंटू लेमडा रेजिड्यू एट 2, क्योंकि ये जो फंक्शन आया है जेड इक्वल्स टू 2 पे, इसमें सिंगुलरिटी है। सो जेड इक्वल्स टू 2 पे निकालेंगे रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 2, सो 2 पाई आईटा इंटू लेमडा। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अगर इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, देन लेमडा की वैल्यू 1/3 है जैसे टी है। सो लेमडा की वैल्यू अगर 1/3 है
सॉरी लेमडा की वैल्यू -1/3 आ जाती है. सो लेमडा की वैल्यू अगर -1/3 आती है तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, लेट एफ सी टू सी बी अ नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन एंड लेट इमेज ऑफ एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू, देन द इंटीरियर ऑफ image f is empty. Option B कह रहा है image of f intersect every line passing through the origin. Option C कह रहा है there exists a disk in the complex plane which is disjoint from image. And last option कह रहा है image of f contain all its limit point. So fc to c non-constant entire function linear then by Little-Picard's theorem. If a function fc to c is a non-constant entire function, then fc either the whole complex plane C or the plane can omit at most one complex number एज इट्स वैल्यू. तो यानी इमेज ऑफ एफ या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगी या फिर एक ऐसा फंक्शन एक ऐसा पॉइंट डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कार्ड होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन से, वो इमेज आएगी. यानी या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन से सिर्फ एक वैल्यू डिस्कार्ड करने पर जो वैल्यू बचेगी वो सारी इमेज में आएगी. सो इंटीरियर ऑफ एफ की अगर बात करेंगे, सो इंटीरियर ऑफ एफ सी अगर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आई है देन इंटीरियर ऑफ एफ भी पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगी. और अगर इमेज हमारे पास सी माइनस ए आई है देन इसका इंटीरियर भी सी माइनस ए आ जाएगा. सो इंटीरियर हमारे पास एम्प्टी किसी भी केस में नहीं आ रहा. सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी अगर कह रहा है कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. सी माइनस ए के केस में इसमें लिमिट पॉइंट ए प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ से सारे लिमिट पॉइंट तो कंटेन नहीं हुए. अगर एटलीस्ट वन पॉइंट डिस्कार्ड करें देन सी माइनस ए में जाएगी. सो इमेज में ए लिमिट पॉइंट नहीं आएगा. दैट्स वाई ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन सी है देयर एग्जिस्ट अ डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज ऑफ एफ. डिस्क में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. सो और हमारे पास या तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रहा है इमेज में या फिर सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कार्ड करने पे जो वैल्यू बच रही है वो आ रही है. बट स्टिल ऐसा कोई इनफाइनाइट पॉइंट तो डिस्कार्ड हो नहीं रहे. सो इस केस में हम ये नहीं कह सकते डिसजॉइंट फ्रॉम द इमेज ऑफ एफ कि ऐसी कोई भी डिस्क एग्जिस्ट नहीं करी जिससे इमेज ऑफ एफ से डिसजॉइंट हो. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. बच्चा ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी कह रहा है इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो यहाँ से इमेज ऑफ एफ या तो हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रहा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन इमेज ऑफ एफ में आ जाएगा, या फिर सिर्फ एक पॉइंट डिस्कार्ड करेंगे यानी इमेज ऑफ एफ आएगा हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन. सिर्फ इसमें अज्यूम कर लेते हैं ये एक पॉइंट है ये नहीं. तो फिर भी ओरिजिन से जाने वाली सारी लाइन इमेज ऑफ एफ से तो टच कर ही रही है. सो इस केस में सारे लाइन्स टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. दैट्स वाई ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. सो इस तरीके से हमने पार्ट बी के तो चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. नाउ कम टू द पार्ट सी. पार्ट सी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है 10z is an entire function. Option B कह रहा है 10z is an meromorphic function on C. Option C कह रहा है 10z is an isolated singularity at infinity. And option D कह रहा है 10z is non-isolated singularity at infinity. So हमारे पास फंक्शन है 10z. सो 10z पे ही हम सिंगुलरिटीज निकालें, वो एंटायर हो गया, सिंगुलरिटी होगी. सो 10z इक्वल्स टू साइन जेड ओवर कोस जेड हमें पता है. सो सिंगुलरिटी कहाँ होगी जब कोस जेड जीरो होगा. सो कोस जेड कहाँ जीरो है, कोस जेड इक्वल्स टू जीरो. कोस जेड कब जीरो होगा जब कोस ऑफ 2n+1 बाई 2 पाई होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n. सो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू n+1 बाई 2 पाई आएगा. z इक्वल्स टू n+1 बाई 2 पाई 10z के पोल्स आएंगे और पोल्स ऑफ 10z. सो अगर ये 10z के पोल्स हैं देन इसमें कौन सी सिंगुलरिटी होगी, एक तो पोल सिंगुलरिटी आ गई. सो fz इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन. 10 पोल सिंगुलरिटी है देन इनफाइनाइटली मैनी पोल्स होंगे. सो इस केस में 10z हमारे पास मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गया. और ये कह रहा है टेन जेड इज एंटायर फंक्शन. 10z एंटायर तो है नहीं, 10z में सिंगुलरिटी है, दैट्स वाई 10z एंटायर नहीं है. सो यहाँ से ऑप्शन बी ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन बी कह रहा है मेरोमॉर्फिक फंक्शन है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. 10z एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन है. और एट इन्फिनिटी पूछा है. सो एट इन्फिनिटी पे अगर हमें सिंगुलरिटी निकालनी हो, सो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब होगा तो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. सो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज द नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. क्योंकि पता है लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन आया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एच डिनोट द अपर हाफ फ्लो प्लेन दैट इज एच. अपर हाफ प्लेन को डिनोट करें. अपर हाफ प्लेन होता है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो वाई ग्रेटर देन जीरो होगा. सो अपर हाफ प्लेन होगा यानी कि ये वाला प्लेन. फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो वो अपर हाफ प्लेन बनेगा. सो 1/z
बिलोंग्स टू एच या 1/z² बिलोंग्स टू एच, माइनस जेड बाई जेड प्लस वन बिलोंग्स टू एच, या फिर -z/2z+1 बिलोंग्स टू एच। सो इससे निकालने के लिए हम काउंटर एग्जांपल को यूज़ में ले सकते हैं। लेट अस टेक z इक्वल्स टू आइटा। z इक्वल्स टू आइटा होने की इसमें y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0। सो इमेज ऑफ z इक्वल्स टू 1 दैट्स ग्रेटर देन 0। सो ये अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है z। सो 1/z, सो 1/z आएगा 1/आइटा इंटू आइटा बाई आइटा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, इसे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से इंटू कर दिया। सो यहाँ से वैल्यू है आइटा बाई माइनस आइटा, दैट्स वाई -1 वैल्यू आई है। सॉरी, यहाँ से आइटा बाई -1 आएगा। सो माइनस ऑफ आइटा वैल्यू आ गई। सो माइनस ऑफ आइटा वैल्यू आ गई, देन इमेज ऑफ माइनस आइटा, ये वैल्यू -1 आ रही, -1 लेस देन 0 है। सो इमेज ऑफ y लेस देन 0, y लेस देन 0 की वजह से अपर हाफ प्लेन में लाइन नहीं करा। सो ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें 1/z², फिर से z इक्वल्स टू आइटा ही लेंगे। सो 1/z² इक्वल्स टू 1/आइटा² विच इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से y की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 है तो इमेजिनरी पार्ट 0 है और y की वैल्यू 0 है, देन ये अपर हाफ प्लेन में लाइन नहीं कर रहा। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी है -z/z+1। सो z इक्वल्स टू आइटा ही एज्यूम करेंगे, ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इंटू कर देंगे i+1 के। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2 1 प्लस आइटा। सो इमेजिनरी पार्ट आएगा यहाँ से -1/2, -1/2 लेस देन 0, -1/2 अगर लेस देन 0 है। सो इमेजिनरी पार्ट अगर लेस देन 0 होगा देन वो अपर हाफ प्लेन में लाइन नहीं करेगा। अपर हाफ प्लेन के लिए इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, बच्चा ऑप्शन डी। दैट्स वाई हम ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी को चेक करने के लिए हमें यहाँ से फंक्शन दिया हुआ है, अगर az+b/cz+d से अगर इसे कंपेयर करें, ABCD बिलोंग्स टू डी, ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन AD माइनस BC अगर ग्रेटर देन 0 होगा, देन इस केस में अपर हाफ प्लेन पे मैप करता है। मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया हुआ है। सो यहाँ से fz इक्वल्स टू z/2z+1 है, देन यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 1 है। दैट्स वाई AD माइनस BC इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन 0 है, दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगर हम इसे डायरेक्टली वैसे चेक भी करना चाहें तो हम इस मेथड से चेक भी कर सकते हैं। 1/z दिया है तो 1/z को x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो x माइनस आइटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, दैट्स वाई x/x² प्लस y² आ गया, माइनस आइटा वाई बाई x² प्लस y² आएगा। सो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, इफ y ग्रेटर देन 0। सो इस केस में अपर हाफ प्लेन में लाइन नहीं करेगा। इन द सिमिलर मैनर इफ वी आर जस्ट टेकिंग 1/z², सो z इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई लिखेंगे, इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे देन ये फॉर्म बनेगी। सो अगर यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 लिया है, देन इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, और y तो हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। सो अगर x ग्रेटर देन 0 आ गया देन इस केस में इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 आएगा। सो इस केस में कंडीशन फेल हो जाएगी अपर हाफ प्लेन में लाई करने से। सो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अगर सी ऑप्शन -z/z+1 चेक करें, सो उसे भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एक्सपेंशन को खोल के तो यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से भी इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 आएगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, और y ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई ये पार्ट नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ओवर में तो एक स्क्वायर है। सो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सो यहाँ से ये केस भी फेल हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी को भी हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे। सो इस तरीके से हम एक्सपेंशन करके भी चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बिकॉज ऑफ दिसंबर 2018 में पार्ट सी से 4 क्वेश्चन किए गए थे। आज के इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड लेफ्ट 1 क्वेश्चन डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। और पार्ट बी के चारों क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। So let us start with the question. Let f c to c be the analytic function, then which of the following statement are true? कौन सा statement true होगा? If mod of f z is less than 1 for all z belongs to c, then f dash z has infinitely many zeros in c. Option B कह रहा है f is onto, then function f cos z is onto. Third statement कहता है f is onto, then the function f exponential z is onto, and last statement कहता है f is 1 1. Then the function f z raised to the power 4 plus z plus 2 is 1 1. So let us start with the first statement. सबसे पहले तो given statement क्या देते हैं, f c to c is analytic function, c to c analytic function है, and option first कहता है mod of f z less than 1 for all z belongs to c. So by Liouville's theorem अगर f analytic function है और bounded है
mod of z less than 1 implies fz is bounded function. Then by Liouville's theorem, fz is constant function. F dash z has infinitely many zeros in C. f एनालिटिक फंक्शन और साथ बाउंडेड हो, देन एफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, और हम जानते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आता है. सो एफ डैश जेड हैज इनफाइनेटली मैनी जीरोज इन सी. सो यहाँ से ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी की बात करें. f is 1 1, then the function f z raised to the power 4z plus 2 is 1 1. So let us assume f z equals to z. आइडेंटिटी फंक्शन अगर assume कर लें, then f z equals to क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से f हमें 1 1 फंक्शन दिया, देन f z raised to the power 4 plus z plus 2 हमारे पास आ जाएगा. अगर एफ जेड हमने आइडेंटिटी फंक्शन जेड एफ जेड इक्वल्स टू जेड अज्यूम कर लिया है, देन एफ जेड रेस टू द पावर 4 जेड प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जेड रेस टू द पावर 4 प्लस जेड प्लस 2 आ जाएगी. दैट्स वाई यहाँ से एफ ज़ीरो के लिए भी यहाँ से वैल्यू हमारे पास एफ ज़ीरो से वैल्यू आ रही है 2 एंड एफ माइनस 1 से वैल्यू आती है 2. सो 2 यहाँ से एफ ज़ीरो एंड एफ माइनस 1 से दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, बट जीरो डजंट इक्वल्स टू 1. और कोई भी फंक्शन अगर 1 1 होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, बट यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. दैट्स वाई ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा. दैट्स वाई ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी अगर देखें, एफ इज ऑन टू देन एफ कोस जेड ऑन टू आएगा. लेट अस सिंस वी नो दैट cos of z is an onto function, and if f is an onto function given, then if f is an onto function and cos of z is an onto function, then we know that composition of two onto function is again an onto function. So यहाँ से f of cos of z is onto function ही आएगा, क्योंकि cos z हमारे पास onto है और f z हमें onto दिया गया है, then f of cos of z is onto function. That's why option B correct हो गया. Now come to the last option, option C कह रहा है f is onto, then the function f exponential z is onto. Let us take f z equals to z, आइडेंटिटी फंक्शन है, onto है. Then f of exponential z equals to exponential z, and we know that exponential z is not an onto function, क्योंकि onto function जो कोई भी फंक्शन अगर onto होगा देन उसके सारे कोडोमेन की प्री इमेजेस हमें मिलेगी, कोडोमेन से सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलेगी. सो यहाँ से एफ जेड ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि जेड इक्वल्स टू जीरो. देयर डजंट एग्जिस्ट एनी जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ जेड इक्वल्स टू जीरो. यानी हम अगर एक्सपोनेंशियल जेड के लिए अगर मैपिंग करते हैं, देन यहाँ से हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, जीरो के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी जेड ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए एफ जेड इक्वल्स टू जीरो आ जाए. दैट्स वाई एफ जेड इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. सो एक्सपोनेंशियल जेड अगर ऑन टू नहीं है, देन एफ जेड एक्सपोनेंशियल जेड हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है. दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है एफ जेड एक्सपोनेंशियल जेड ऑन टू फंक्शन. सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट आए हमारे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ से ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन आ गए. तो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2018 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 4 क्वेश्चन पार्ट बी के डिस्कस कर लिए एंड 3 क्वेश्चन पार्ट सी के डिस्कस कर लिए हैं, और बचा नेक्स्ट रेस्ट एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.